हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। अभी भी काफ़ी सारे लोगों को इस्लामिक बैंकिंग होता क्या है, अभी तक पूरे वर्ल्ड में इसका कितना एक्सपेंशन हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी ये कितना फैला हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग होता क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इस्लामिक बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग, मतलब कि ऐसी बैंकिंग जहां पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता है। ये सबसे बेसिक चीज है इस्लामिक बैंकिंग में। अब ये जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है इस्लाम में दोस्तों, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, जिसको हम शरिया लॉ कहते हैं दोस्तों। उस पे कहीं ना कहीं ये बेस्ड है इस्लामिक बैंकिंग। और इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जो मनी है, पैसा है, उसकी कोई एक वैल्यू नहीं है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है मनी की, ऐसा इस्लाम में माना जाता है। और इसी की वजह से जो मनी है उससे हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए हमें, ऐसा इस्लाम के द्वारा माना जाता है। और यही चीज़, यही पूरा जो प्रिंसिपल है, ये इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आता है। अब इस्लामिक लॉ बेसिकली कहता क्या है? इस्लामिक लॉ, जिसको हम शरिया कहते हैं, ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है, मना करता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, जब भी आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हो या फिर वहाँ से पैसा लोन पे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है या फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे इस्लाम में इंटरेस्ट को कहा जाता है रिबा, RIBA। तो रिबा को ना तो ही लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, ऐसा इस्लामिक लॉ के अंदर मान्यता है। साथ में अगर आप देखेंगे, ये प्रोहिबिट करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि हराम कंसीडर किया जाता है। अब हराम से मतलब यह है कि अगर सपोज कोई अल्कोहल का बिजनेस है, कोई डिफेंस से रिलेटेड बिजनेस है जहाँ पे वॉर की बात होती है, तो इस तरह की सारी चीज़ों में, गैम्बलिंग हो गया, इस तरह की सारी चीज़ों में जो इस्लाम है वो मना करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ये गलत मानी जाती हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी इस्लामिक बैंकिंग का प्रिंसिपल है वो डिराइव किया गया है कुरान के बेस पे, ऐसा माना जाता है। साथ में हम देखेंगे अब कि मॉडर्न एरा में, आज के डेट में जो इस्लामिक बैंकिंग है ये कितना फैला हुआ है और कहां कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला जो मॉडर्न एरा में इसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल मिलता है इस्लामिक बैंकिंग का, वो हम देख सकते हैं मलेशिया में। अब 1963 में मलेशिया में तबुंग हजी नाम का इस्लामिक बैंक खोला गया था और स्टार्टिंग में उसमें करीब 1281 डिपॉजिटर्स थे और आगे चलकर ये बढ़ गया करीब 8,67,220 डिपॉजिट। मतलब इतने सारे लोगों ने अपने पैसे को डिपॉजिट किया और करीब 1 बिलियन मलेशियन डॉलर्स का इसमें इन्वेस्ट कर दिया गया इस इस्लामिक बैंकिंग में। अब ये आप पूछेंगे कि इसमें आखिर लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया, मतलब कि क्यों उन्होंने अपने पैसे को उस इस्लाम बैंक में जमा किया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि हिंदू में मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए हिंदुओं को अपने लाइफ टाइम में, वैसे ही जो इस्लाम है उनका ऐसा मानना है कि जो हर एक मुस्लिम पर्सन को हज की यात्रा करनी चाहिए, जो कि सऊदी अरब में है, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर वो कैपेबल है जाने के लिए तो उसको हज की यात्रा करनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी हज की यात्रा की, कई लोग के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो हज की यात्रा कर सकें। तो मलेशिया में जब ये बैंक खोला गया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इंटरेस्ट फ्री मनी की, मतलब कि वो हज की यात्रा कर सकें एक बार मनी बोरो करके, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी बताया ये जो इस्लामिक लॉ है वो इंटरेस्ट देने से मना करता है। अब क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, इसी को देखते हुए 1972 में इजिप्ट में एक नसीर सोशल बैंक के नाम से इस्लामिक बैंक खोला गया कैरो की सिटी के अंदर, जो कि सबसे बड़ा सिटी है आपका इजिप्ट में। तो यहाँ पे नसीर सोशल बैंक, आपको पता होना चाहिए कि जो
अब्दुल नसीर है वो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के 1954 से लेकर 1970 तक। तो 1972 में उन्हीं के नाम पर ये एक सोशल बैंक खोला गया जो कि इस्लामिक बैंक था, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इसने हासिल किया। और इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने जो है जेदा के अंदर, जेदा एक सिटी है सऊदी अरब में, तो वहाँ पे एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसका पूरा विस्तार हो सके। और इसको निर्माण किया गया था 1975 में। और भी जितने भी इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं वो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जब ये इंटरेस्ट नहीं लिया जाता इन बैंकों के द्वारा तो आखिरकार ये फंक्शन कैसे करती हैं इस्लामिक बैंक्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जानना है कि इस्लाम में जो इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अनड्यू प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि आप अगर सपोज किसी को मनी लेंड कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, और वो पर्सन जाके काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है और उसके हार्डवर्क में से काफ़ी सारा पोर्शन आप इंटरेस्ट के तौर पे अगर आप ले लेते हैं, तो ये इस्लाम में मना किया जाता है कि किसी के हार्डवर्क का पैसा वो अपने को नहीं लेना चाहिए। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो इस्लाम में एक चीज़ परमिट है, ऐसा माना जाता है इस्लामिक लॉ में कि एक रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हो, तो आपको एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत लोन, आपको जो प्रॉफिट है उसमें से वो मिल सकता है, ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप उसमें से किसी और पर्सन से ले सकते हैं। इसी की वजह से जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात नहीं होती है, वहाँ पे एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को दिखाया जाता है। मतलब कई सारे लोगों ने एक बैंक में जाके अपना पैसा जमा किया, बैंकों ने कई सारे जो इस्लाम में प्रोविज़न है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ उस चीज़ में, वो फिर प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अभी तक तो ऐसा ही चलते आ रहा है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है इस्लामिक बैंक के द्वारा वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहली बात, इस्लाम में ये कहा गया है कि वहीं इन्वेस्टमेंट हो सकती है जहाँ पे शरीयत कंप्लायंट चीज़ें हों, जैसे कि वो हरम नहीं होना चाहिए और ना कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ हरम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो सारे बिजनेस जहाँ पे अल्कोहल का बिजनेस हो रहा हो, ड्रग्स हो रहा हो, वॉर के ऊपर जो वेपन्स बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, इन सारी चीज़ों के अलावा जो कि एजुकेशन से रिलेट करता हो, हेल्थ से रिलेट करता हो, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि इन सारे चीज़ों में। तो जो भी इस्लामिक बैंक्स होते हैं दोस्तों, ये इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जाती है। और जितना भी मैंने आपको बताया, इसका अगर मैं समरी निकालूं तो हम कह सकते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो एक तरह से एजेंट का काम करता है, कि वो एक तरफ से पैसा कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर और उसको इन्वेस्ट करता है जो भी शरीयत कंप्लायंट प्रोजेक्ट जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, और जो भी उससे प्रॉफिट और लॉस होता है उसको शेयर कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो आई होप दोस्तों ये अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चल के जब काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग का विस्तार होने लगा, जितने इस्लाम के कंट्रीज हैं वहां पे, तो इसी को देखते हुए जो यूएस में शेयर मार्केट है, आपको पता है इंडिया में शेयर मार्केट के कई तरह के वहाँ पे इंडिसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी हम जिसको कहते हैं, जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज होती हैं, सेंसेक्स हो गया जहाँ पे टॉप 30 कंपनीज होती हैं, तो निफ्टी और सेंसेक्स कहा जाता है इंडिया में। वैसे ही यूएस में आप देखेंगे तो डाउ जोन्स कहा जाता है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स कहा जाता है। वैसे ही डाउ जोन्स एक इस्लामिक मार्केट इंडेक्स निकाला गया यूएस के अंदर, जहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है ज़्यादातर, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया शेयर मार्केट में, क्योंकि पहले वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वहां पे शरीयत कंप्लायंट नहीं था। ये जो मार्केट इंडेक्सेस होता था डाउ जोन्स का, वो ज़्यादातर प्रॉफिट इंटरेस्ट बेस्ड होते थे, इसकी वजह से ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी वो इन्वेस्ट नहीं करती थी। अब डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स जो कि 1999 में खोला गया था, तब वहां पे और भी ज्यादा मनी मार्केट का पूरा विस्तार होने लगा।
अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लेफ्ट में देखेंगे ये जनरल डाउ जोन्स ग्लोबल इंडेक्स है, मतलब कि पूरा जो डाउ जोन्स है ऑलरेडी चलता आ रहा है, जो मैंने आपको बताया वो है। और राइट साइड में डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट वर्ल्ड है, कि इस्लामिक जो शरीयत कंप्लायंट डाउ जोन्स है वो है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, डाउ जोन्स जो ग्लोबल है यहाँ पे करीब 22% सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें किया जा रहा है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट प्रॉफिट देती है फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ किया जा रहा है। वहीं आप राइट साइड में देखेंगे जो कि इस्लामिक मार्केट वर्ल्ड है डाउ जोन्स का, वहां पे जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो किसमें होता है, 19% होता है बेसिक मटेरियल में, 18% होता है आपका हेल्थ केयर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है डाउ जोन्स इस्लामिक वर्ल्ड के द्वारा, जो कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, जो बेसिक नीड है ह्यूमंस की, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है डाउ जोन्स इस्लामिक वर्ल्ड के द्वारा। अब हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसका किस तरह से फैला हुआ है। तो ज़्यादातर जो करीब 50-51 इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको इस्लामिक बैंकिंग मिलेगी, लेकिन कई सारे ऐसे नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं जैसे यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी, जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा फैला है। अब सबसे पहला अगर मैं बताऊँ जो नॉन इस्लामिक कंट्री था जिसने इस्लामिक बैंकिंग को ओपन किया, वो था आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे इसको कहते हैं इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन। यूके ने 2015 के अंदर, दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, सुरुक नाम का एक इस्लामिक बॉन्ड भी इशू किया था। अब बॉन्ड अगर आपको नहीं पता है तो बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या, ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हाट आर बॉन्ड यील्ड्स। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इसको जरूर देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इसको देखा है और काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी सारी क्लैरिटी आई है। आप इस बॉन्ड यील्ड के लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो मैं आपसे कहना रहा था कि 2014 में यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक इस्लामिक बॉन्ड इशू किया गया जिसका नाम था सुरुक। ये पहला इस्लामिक बॉन्ड था नॉन इस्लामिक कंट्री में, सुरुक। साथ में यूएस में जो इस्लामिक बैंकिंग है उसका नाम है अमेरिकन फाइनेंस हाउस, जिसको कहा जाता है लरीबा, LARIBA। तो आई होप दोस्तों अभी तक जितनी चीज़ें थी क्लियर हो गई होंगी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्लोबल शेयर है इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग का, मतलब कौन से कंट्री के पास सबसे ज़्यादा एसेट है इस्लामिक बैंकिंग में, तो आप देख सकते हैं सऊदी अरब, फिर मलेशिया आता है, यूएई, कुवैत, कतर, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान का भी करीब एसेट है इसमें 1.2%। अब हम इंडिया की स्पेसिफिक की बात करें अगर हम लास्ट में, तो हम देख सकते हैं कि रघुराम राजन जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने 2008 में एक रिपोर्ट निकाली थी फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था हमें इंटरेस्ट फ्री जो बैंकिंग है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहिए, ताकि कई सारे लोग जो बैंकिंग सर्विसेज से एक्सेस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं लेती थी क्योंकि वो शरीयत कंप्लायंट नहीं था। इसकी वजह से उनको साथ में जोड़ने के लिए वो चाहते थे कि एक तरह का इंडिया में भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग निकाला जाए। और आखिरी में दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर इंडिया में स्टार्ट होती है इस्लामिक बैंकिंग तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक सबसे पहला एडवांटेज होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, जो काफ़ी सारे लोग जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसा नहीं डालते हैं बैंक्स में, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगेंगे, पैसा डालने लगेंगे बैंक में, और हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आपको पता है आज के डेट में जो वेस्ट एशिया है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के क्लोज आ चुका है, रिसेंटली हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस्लामिक बैंकिंग को स्टार्ट किया जाता है तो वेस्ट एशिया से भी काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो हमारा डोमेस्टिक शेयर मार्केट है, निफ्टी सेंसेक्स की मैं बात कर रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा फंड रेज कर सकती है दोस्तों। तो आई होप कि जो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर जो पूरा वीडियो था ये आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा दोस्तों। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।